और पुनः भारत को विश्व गुरु लाने के लिए, हमारी संस्कृति का रक्षा करने के लिए ये जो उद्देश्य है ये निश्चित रूप में संपन्न होगा और पूर्ण होगा, ऐसी आशा रखकर मेरे वाणी को मैं विराम देता हूँ। नमस्कार। धन्यवाद सागर जी। आइए अब हमें मार्गदर्शन करने के लिए यहाँ उपस्थित मान्यवर वक्ताओं का हम सत्कार करेंगे। सबसे पहले माननीय श्री उदय माहुरकर जी, इनका सत्कार बरेली के कृतिशील धर्मप्रेमी श्री रविंद्र धसारी जी करेंगे। मैं उन्हें व्यासपीठ पर निमंत्रित करता हूँ। रविंद्र धसारी जी। सीनियर जर्नलिस्ट तथा जेम्स ऑफ बॉलीवुड की को फाउंडर माननीय श्रीमती स्वाति गोयल शर्मा, इनका सत्कार श्रीमती ज्योत्सना गर्ग जी करेंगे। मैं उन्हें व्यासपीठ पर निमंत्रित करता हूं। ज्योत्सना गर्ग जी, आप सेंसर बोर्ड में एडवाइजरी हैं, साथ ही आप शॉर्ट फिल्म तथा डॉक्यूमेंट्री भी निर्मित करते हैं तथा नेशन फर्स्ट इस संस्था में आप जनरल सेक्रेटरी के रूप में कार्यरत हैं। श्रीमती स्वाति गोयल शर्मा जी का आप स्वागत कर रही हैं। हिंदू जनजागृति समिति के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री रमेश शिंदे जी, इनका सत्कार शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के श्री पुरुषोत्तम बाबर करेंगे। मैं उनको व्यासपीठ पर निमंत्रित करता हूं। आज यहाँ पर कुछ विशेष अतिथि उपस्थित हैं, हम उनका भी सत्कार करेंगे। आज यहाँ पर हिंदू विधिज्ञ परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वीरेंद्र इचलकरंजीकर उपस्थित हैं। मैं माननीय श्री उदय माहुरकर जी को विनती करता हूँ कि आप उनका सत्कार करें। बॉलीवुड में दिखाई जाने वाले अश्लीलता तथा अयोग्य कंटेंट के विरोध में सफलतापूर्वक कानूनी संघर्ष एडवोकेट वीरेंद्र इचलकरंजीकर जी ने किया है। हम सभी उनका अभिनंदन करें। साथ ही मंदिरों में होने वाला भ्रष्टाचार, राष्ट्र और धर्म हेतु विभिन्न क्रियाएं आपने दाखिल की है, विभिन्न पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया गया है। अब मैं अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर जी से प्रार्थना करता हूं कि आप यहाँ पर अपने अनुभव हम सबके सम्मुख रखें। सभी को प्रणाम। मंच पे जो बुजुर्ग और जिनको सुनने के लिए मैं भी आया हूँ उनको नमस्कार। एक दुविधा में आ गया हूँ, असल में तो आया था इनको सुनने के लिए, अभी थोड़ा मनोगत मुझे ही कहने को बोला है। दो तीन चीजें ही कहूंगा। सबसे पहले तो ये कहूंगा कि ये जो जेम्स ऑफ बॉलीवुड हैंडल है और जो सेव इंडिया कल्चर के माध्यम से जो हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है और हमने इसमें अपना योगदान देना ही चाहिए। संस्कृत में एक सुभाषित है, दृष्टा दृश्यवशात बद्धः दृश्य भावात विमुच्यते। जो आप देखते हैं उससे बंध जाते हैं, जो आपके सामने रखा जाता है उसी से आप जुड़ जाते हैं। तो ये चीज अलग क्षेत्रों में भी कैसे हो रही है, मैं थोड़ा विषय से थोड़ा बाहर जाना चाहूंगा। जैसे ये हॉलीवुड, अपने बॉलीवुड में हिंदू धर्म के बारे में दिखाया जाता है। मैं अधिवक्ता हूँ, मैं कुछ केसेस लड़ रहा हूँ, आज भी जो चालू है उसमें से
हिंदू टेरर के केसेस में मैं ज़्यादातर प्रमाण में हूँ, और ये जो दाभोळकर पानसरे केसेस में भी हूँ। जो मैंने पहले बताया दृष्टा दृश्यवशात बद्धा, तो एक ही बात मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। आप पिछले 10 सालों की मीडिया या प्रिंट मीडिया ये सब देखेंगे तो इन 4 केसेस के बारे में बहुत सारी बातें हमारे सामने रखी गई। उसके बारे में आर्टिकल्स आई, उसके बारे में एजिटेशंस हुई, यू नो बेटर। अब हमने जब देखा कि फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अगर ये देखें कि 4 हिंदुत्व, ये जो 4 थे कम्युनिस्ट थे और उनके बारे में हिंदुत्वनिष्ठों को अरेस्ट किया गया है, तो एक काउंटर क्या है? तो हमने काउंटर ये देखा कि सिर्फ भारत में सिर्फ नक्सलवादियों ने मारे हुए लोगों की संख्या है 14,000, 14,000, इंक्लूडिंग ट्राइबल्स, इंक्लूडिंग सरपंच, इंक्लूडिंग MLAs, इंक्लूडिंग पुलिस, BSF। और ये हम सब पढ़ते हैं लेकिन हमारे सामने रखा नहीं जाता, रखा वो जाता है। सो दिस इज अ, इन दैट सेंस इज अ बैटल ऑफ नैरेटिव्स। तो ये एक अभिप्राय शुरू है जो बॉलीवुड के बारे में एक सिर्फ अनुभव बताना चाहूंगा। 8-10 साल पहले की बात है, वो सिंघम रिटर्न एक मूवी आया था और उसमें एक अलग सा दृश्य था जिसके बारे में हिंदुओं का आक्षेप था। तो हम यहीं पे जूहू में सन एंड सैंड होटल में बैठे थे, अजय देवगन और रोहित शेट्टी और हम 5-6 लोग, और हमने बोला ये नहीं चलेगा, ये यहाँ पे हर्ट होता है, ये आपका जो सीन है। तो बात चली और हमने बोला ये कॉम्प्रोमाइज यहाँ पे हो ही नहीं सकता। आप मुसलमान का रोल कीजिए और तब उसमें कुछ करना है कीजिए, आप पुलिस का रोल करते हैं और वो माहिम के दरगाह में चादर लेके जाएंगे, ऐसा दिखाएंगे, ये नहीं चलेगा। तो अल्टीमेटली दे सेड कि हम ये सीन निकाल देंगे और वो निकाल दिया गया। तो अगर हम डट के रहेंगे तो ये चीजें हो सकती है। और एज एडवोकेट एक्टिविस्ट अभी ये थोड़ी ट्रायल की पीरियड है, लेकिन माहौरकर जी आपके साथ इस लड़ाई में मैं भी जुड़ना चाहूंगा, कुछ हमारे से अधिवक्ता के हिसाब से हो। तो इतना ही कह के रुकता हूँ, धन्यवाद। अधिवक्ता वीरेंद्र इचलकरंजीकर जी जैसे अधिवक्ता हम सभी की शक्ति है, प्रेरणा है। उनके विचारों से हमें निश्चित रूप से प्रेरणा मिली होगी। हम सभी अब हमारे जो मुख्य हमारा कार्यक्रम है उसकी ओर बढ़ेंगे, वो है हमारे मान्यवरों के स्पीच। तो आज माननीय श्री संजीव नेवर जी, इनका स्पीच हम एक वीडियो के माध्यम से देखने वाले हैं। माननीय श्री संजीव नेवर जी, आप सुप्रसिद्ध राइटर तथा डेटा साइंटिस्ट है। आप जेम्स ऑफ बॉलीवुड के फाउंडर हैं। आप प्रकृति अस्वास्थ्य के कारण यहाँ पर नहीं आ पाए हैं, परंतु एक वीडियो द्वारा उन्होंने अपने विचार हम सभी के सामने वो प्रस्तुत करने वाले हैं। तो इस वीडियो के द्वारा हम उनका वक्तव्य देखेंगे। नमस्ते। आप सबका इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए हार्दिक अभिनंदन। आज एक बहुत ही आवश्यक बात करने वाले हैं हम, एक ऐसे खतरे के विषय में, एक ऐसे आतंकवाद के विषय में जो मेरे विचार में इस समय जितने भी आतंकवाद के प्रकार आए हैं उनमें सबसे खतरनाक है, और वह है मनोरंजन के नाम पर व्यभिचार, अश्लीलता फैलाकर इस समाज को एक अपराधी समाज बनाना। आपको कुछ उदाहरण देता हूं मैं। आठ और 10 साल के बच्चों ने एक 5 साल की स्कूल की लड़की का बलात्कार कर दिया क्योंकि उनको OTT में गंदे गंदे कंटेंट प्राप्त होते थे। उसको देखते थे, बुद्धि भ्रष्ट हो गई। 8 साल के बच्चे, अर्थात हमारे प्राइमरी स्कूल में भी बच्चे अब सुरक्षित नहीं है अपने सहपाठियों से भी। 19 साल का एक नौजवान अपनी छोटी बहन, माइनर बहन, 8 या 10 साल की बहन का बलात्कार करके उसको जान से मार देता है। क्यों?
क्योंकि ओटीटी और स्ट्रीमिंग मीडिया मोबाइल में जो गंदे कंटेंट उसको प्राप्त होते हैं, उसके कारण वो हवस का ऐसा पागल हो गया कि अपने आप को रोक नहीं पाया। एक प्रिंसिपल राजस्थान में डूंगरपुर में, इस शहर की बात नहीं कर रहा, जो कोई बड़े शहर की बात नहीं कर रहा, डूंगरपुर में एक प्रिंसिपल अपनी ही कनेक्ट छात्राओं का बलात्कार कर देता है क्योंकि वह इस विभत्स कंटेंट को देखकर रोक नहीं पाया। ये तो कुछ घटनाएं हैं जो सामने आई हैं, लेकिन ऐसे कितनी 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 घटनाएं कहां कहां पर हो रही है, किस प्रकार से छेड़खानी हो रही है, किस प्रकार से अश्लीलता के साथ में बच्चों को इसका बलि बनाया जा रहा है, इसका कोई अनुमान आप नहीं लगा सकते। ये कंटेंट बनाने वाले तो खुद सिक्योरिटी में रहते हैं और उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। कोई बेशरम रंग करके अर्धनग्न होकर या पूर्ण नग्न होकर भी कोई नृत्य कर दे तो वो तो सिक्योरिटी के साथ रहते हैं, मगर उसका जो उस पागलपन के, उस अश्लीलता, उस नीच हरकत के, सृजनात्मक अभिव्यक्ति के नाम पर जो नीचता की जा रही है, उसका फल भुगतना पड़ता है उन निर्दोष बेटियों को, उन निर्दोष बहनों को जो सड़क पर बिना सिक्योरिटी के ट्रैवल करती हैं, जिनको इस प्रकार के सड़क छाप रोमियो और सड़क के बादशाहों के साथ में जिनको झेलना पड़ता है, अपने आप को नष्ट करते हैं। एक बहुत सड़क छाप फिल्म आई थी कुछ समय पहले, नाम था बाजीगर। चोरी की हुई फिल्म, एक एक सीन किसी विदेशी थर्ड क्लास फिल्म से चोरी किया हुआ, म्यूजिक चोरी किया हुआ और गंदगी। और उसके भीतर में एक सीन उन्होंने बड़ा दिखाया कि कैसे एक लड़की को मार के जो उस फिल्म का नायक है, थोड़ा हकला के बोलने वाला, वो किस प्रकार से सूटकेस के अंदर में एक लड़की को काट के डालता है और उसके बाद में उसको नदी में फेंक देता है। और पता नहीं कितने इस प्रकार के सूटकेस कांड आज तक हो रहे हैं। तो ये ना कोई सृजनात्मक अभिव्यक्ति थी, ना कोई इसमें कोई आर्ट वगैरह, क्योंकि सब तो चोरी किया हुआ माल है। आप मुंबई में हो, मुंबई में जो तथाकथित बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री है, ये चोरी की इंडस्ट्री है। इसमें जितना कुछ भी है वो कहीं ना कहीं से म्यूजिक चोरी है, कहीं से सीन चोरी है। हाँ, जो ओरिजिनल है वो ये है लड़कियों को कैसे छेड़ना, कैसे आपराधिक कार्य करना, कैसे हिंदुओं का अपमान करना, इस प्रकार की बातों को छोड़कर जिस्म की गर्मी देने के नाम पर बलात्कार को किस प्रकार से महान कार्य के रूप में सिद्ध करना, यही इनका इनोवेटिव योगदान है। ये कहीं से कोई सॉफ्ट पावर नहीं है, ये पाप का पावर है। और इनको हमने बहुत चढ़ा दिया, हमें लगा कि लोग इनके पीछे भागते हैं। पूरे की पूरे मैकेनिज्म ये जो पाकिस्तान से, ये पाकिस्तान का लाहौर का इंडस्ट्री था जो इधर आया था स्वतंत्रता के बाद में। कैफी आजमी जी, शबाना आजमी के पिताजी, वो तो ये कह रहे थे अब अगली ईद पाकिस्तान में लिख रहे थे, मगर फिर लगा कि वहां पर बिजनेस नहीं चलेगा। इधर आकर उन्होंने फिल्म में कर चले हम फिदा जाना तन साथियों लिख दिया। तो ये कमर्शियल गिमिक था। इसके साथ में, ऐसा मेरा मानना है, और इसके साथ में इन्होंने व्यभिचार, पहले तो उर्दू को प्रमोट किया। उर्दू इस प्रकार से प्रमोट किया कि मुंबई में रहते हुए विश्व की एक सबसे उन्नत संस्कृति, विश्व की एक सर्वोच्च उच्च स्तर की भाषा, मराठी भाषा, जिसके बोलने वाले भी विश्व के कुछ अधिक लोगों में ही आते हैं, इतना समृद्ध संस्कृति, ये दुर्गति कि आज मुंबई में रहकर विश्व की उस सर्वोच्च संस्कृति के परिचायक, संस्कृति के छांव में रहकर, वहां पर अपनी दाल रोटी कमाकर, उनके टुकड़ों पे पलकर आज भी मराठी सिनेमा, मराठी संस्कृति वगैरह, उन सब का सारा यश, सब कुछ खींचकर अपना उर्दूकरण, इश्क मोहब्बत और प्यार, बस यही सब, प्यार भी नहीं, इश्क मोहब्बत, जानशी, बस यही सब चल गया। मराठी संस्कृति का ही कहीं पे पूरे के पूरे बॉलीवुड में आपको कहीं नहीं दिखेगा कि मराठी संस्कृति को किसी प्रखर रूप से इतने वर्षों में प्रचारित किया। यह विश्व का मेरे विचार में एकमात्र उदाहरण होगा कि जहां पे जिस देश में, जिस स्थान पर आप रहते हो, उसकी संस्कृति का एक भाग भी आपने अपने भीतर समाविष्ट नहीं किया और उल्टा उनका खाकर, ये तो टेप वर्म, ये तो पैरासाइटिक बिहेवियर है। तो वो इन्होंने किया है।
वरना कोई कहीं पे जाता है वहां की संस्कृति को वैसे ही अपना लेता है। जो भारतीय अंग्रेजी देशों में रहते हैं, यूरोप में रहते हैं, वो वहां की भाषा बोलना आरंभ कर देते हैं, लेकिन यहाँ वालों की भाषा भी कुछ परिवर्तित नहीं हुई। यहाँ के स्क्रिप्ट पहले उर्दू में लिख के दिए जाते थे, उर्दू लिपि में, अब आपको आजकल अंग्रेजी में लिखी जाती है, देवनागरी आती नहीं। कहने को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है, हिंदी भी देवनागरी में है, मराठी भी फिल्म देवनागरी में है। मराठी की तो ये स्थिति करी कि मराठी संस्कृति में से इनको दिखाने के लिए क्या मिला कि पांडुरंग भगवान जिनकी हम उपासना करते हैं उसके नाम पर एक उपास उड़ाने के लिए पांडु हवलदार इनके हर दूसरे फिल्म में कॉमेडी के रूप में, या कोई काम वाली बाई, ये मराठी संस्कृति है। तो ये इस प्रकार की मनोवृत्ति, किस प्रकार की पैरासाइटिक निचोड़ने वाली, खून चूसने वाली मनोवृत्ति, ये मनोवृत्ति के लोग हैं। इन्होंने अश्लीलता पहले फैलाना आरंभ किया, उर्दू को इम्पोज किया, मराठी को सर्वनाश किया। और इनमें से जो लोग मराठी इंडस्ट्री के लोग भी जो यहाँ पर फिल्म में आए हिंदी में पढ़ा करने के लिए, तो दुख होता है कि उन लोगों ने भी अपनी मराठी संस्कृति को कहीं ना कहीं त्याग कर ये उर्दू उड़ के नशे में रह गए। तो और आज इतना बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा फिल्म इंडस्ट्री उस क्षेत्र से ऑपरेट करता है जिस क्षेत्र ने विश्व को सबसे समृद्ध संस्कृति, सबसे समृद्ध भाषा दी, मराठी संस्कृति, मराठी भाषा। और आज वो ना होकर सड़क छाप, विश्व की सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री है पर विश्व की सबसे घटिया, सबसे लो क्वालिटी फिल्म बनाने वाली इंडस्ट्री भी यही बॉलीवुड है, क्योंकि इनको आर्ट वार्ट से कोई लेना देना नहीं है। जो इस मनोवृत्ति के साथ में वहां पर एजेंडा के साथ काम कर रहे थे वही यहाँ पे चल रहा है। मराठी संस्कृति, हिंदू संस्कृति, हिंदू देवी देवताओं का अपमान, हिंदू त्योहारों का अपमान, जहां पर दीवार फिल्म में शिव मंदिर में तो नहीं जाएंगे, लेकिन 786 उनकी रक्षा करता है। यही मनोवृत्ति सदा से रही है, ये एकमात्र ये रहा। और अश्लीलता जो फैलाना इन्होंने आरंभ किया, उसके बाद अश्लीलता को परोसना आरंभ किया, और अब ये OTT के माध्यम से एक अलग स्तर पे पहुंच गया है, क्योंकि OTT में सेंसर बोर्ड का भी कोई प्रेशर नहीं है। एक ऑल्ट बालाजी के ऊपर हमने कंप्लेन किया है कि एक व्यक्ति का, एक युवक का अनैतिक संबंध उसकी दादी के साथ, उसकी भाभी के साथ, उसकी सौतेली मां के साथ, उसकी चचेरी बहन के साथ है। और जब हमने कंप्लेन किया तो जो निर्लज्ज उत्तर उनके वकील ने दिया, ये सेकंड लेवल पे कंप्लेन अभी चल रही है एक जुडिशरी कमीशन के ऊपर में, तो वो कहते हैं कि ये तो एक फिल्म में शूटिंग के सीन के अंदर में हमने दिखाया, तो इसलिए इंसेस्ट नहीं है। आप सोचिए। एक और हमने अभी जेम्स ऑफ बॉलीवुड में, मैं जेम्स ऑफ बॉलीवुड चलाता हूं, जेम्स ऑफ बॉलीवुड में हम इस प्रकार के जो इनके कुकृत्य हैं उनको स्पष्ट करके दिखाते हैं, लोगों से प्रश्न करते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, विचार करते हैं, अवेयरनेस फैलाते हैं। तो हमने उसमें डाला था कि जहां पर एक ससुर अपनी बहू के साथ व्यभिचार कर रहा है और उसको देखकर उस ससुर की पत्नी कहती है कि तुम अगर निर्लज्ज हो गए तो मैं भी अपने बेटे के साथ व्यभिचार करती हूं। आप सोचिए। एक और में एक विवाहिता स्त्री जिसका नाम रुक्मणी है, वो अपने यहां पर अपनी काम इच्छा को पूरा करने के लिए एक पुरुष को बुलाती है जिसका व्यवसाय ही स्त्रियों के पास जाकर उनकी काम इच्छा पूरा करना है, और वह उस पुरुष का नाम है मोहन। तो केवल हिंदू देवी देवता, हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति, इस पे ही कुटारा गाती है। जो आर्ट बालाजी वाला कंप्लेन किया उसमें भी ये सारे जो ये दादी और ये सारे ये पूजा की थाली के साथ में उसका स्वागत करते हैं, और फिर स्पष्ट एक्सप्लिसिट दृश्यों के साथ में इनका संभोग करके इनको दिखाया गया। इस तरह की अश्लीलता दिखाई है। और अब दुख की बात है कि ऐसे आर्ट बालाजी के प्रोड्यूसर्स को, उसके फाउंडर्स को हम पद्मश्री अवार्ड दे देते हैं, उनको हम ग्लोरीफाई करते हैं। ये आग आपको नष्ट करेगी। आज बॉलीवुड के भी बहुत सारे लोग जो कल तक हर प्रकार की उलझुल फिल्में बनाते थे, उसका पार्ट थे, वो अवेकन कर रहे हैं। उनको रियलाइज हो रहा है कि ये जो कचरा है अब ये उनके ही परिवार को नष्ट कर रहा है, उनकी अगली जनरेशन नष्ट हो रही है। तो ये अब एक
पैंडेमिक बन गया है, कोविड से बड़ा पैंडेमिक बन गया है। बच्चे जो है ना, ये बच्चे उस मोबाइल जिस मोबाइल में माता पिता गंदा ये कंटेंट देखते हैं, उसी मोबाइल में बच्चे स्कूल की कक्षा लेते हैं, वहीं पे स्कूल की पढ़ाई करते हैं, उसी में यूपीआई होता है जिसके साथ में अगर कुछ एसेंशियल काम करना हो तो पेमेंट करना हो, वहीं पर उनको नॉलेज मिलता है, वहीं पर प्रधानमंत्री जी के एग्जाम वॉरियर का भी स्ट्रीमिंग उसी के ऊपर देखते हैं। अब आप सोचिए, और उसी के भीतर में उनको जहां पर पढ़ाई कर रहे हैं, जहां पे सारी एसेंशियल सर्विसेज है, जहां पे गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज अवेलेबल है, वहीं पर वो बैठकर वो ऑल्ट बालाजी या उल्लू ऐप का ये सड़क छाप घटिया कंटेंट देखता है और उसको रोकने का कोई प्रयोजन नहीं है। सरकार ने एक रेगुलेशन प्रस्ताव बिल अभी ड्राफ्ट के रूप में रखा है, हमने उसके ऊपर अपने सुझाव दिए हैं। सरकार का यह कदम अच्छा है पर सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ओटीटी वाले सेल्फ रेगुलेट करेंगे। अरे जो गांजा ड्रग अफीम बेचने का धंधा कर रहा है वो क्या अपने आप को सेल्फ रेगुलेट करेगा? उसको तो अपना धंधा करना है। उन्होंने कहा कि ये जो ओटीटी का पूरा मैकेनिज्म होगा इसको हेड करेगा एक बड़ा ही वरिष्ठ व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री का। हम कहते हैं बिल्कुल मूर्खता की बात है, ये अज्ञान की बात है। आपका आशय अच्छा है पर आप सोचकर काम नहीं कर रहे हो, आपका ये काम कारगर नहीं होगा। क्योंकि जो फिल्म इंडस्ट्री का व्यक्ति और भारतीय फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री जिसका इतिहास कचरा ही प्रोड्यूस करने का रहा है, सबसे लो क्वालिटी फिल्म इंडस्ट्री, कोई एजेंडा नहीं, कोई स्टोरी नहीं, या तो चोरी किया है या कचरा दिखाया है, हमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं। वहां का एक्सपर्ट भी कहीं ना कहीं वहां से रखा हुआ है। ये चूंकि समस्या लोगों की समस्या है, ओटीटी का कचरा जो है लोगों को प्रभावित करता है, तो जो सबसे बड़ा स्टेक होल्डर है वहां से लोगों को रखना चाहिए। इस प्रकार का जो भी आप मैकेनिज्म बनाते हो उसकी अध्यक्षता करने के लिए लोगों का एक व्यक्ति होना चाहिए, कोई समाज में कार्य करने वाला व्यक्ति होना चाहिए जो इस प्रकार के कंटेंट के ऊपर में उसने प्रश्नांगुली पहले उठाए हैं, वैसा व्यक्ति होना चाहिए। ये रिप्रेजेंटेटिव हमें सिनेमा या समाज का या ओटीटी का या ये ओटीटी या सिनेमा का हमें रिप्रेजेंटेटिव नहीं चाहिए, हमें समाज का रिप्रेजेंटेटिव चाहिए, हमारे लोगों को जो वॉइस बने। कोई आर्ट कोई थर्ड क्लास आर्ट है। वर्ल्ड सिनेमा में भी आर्ट के नाम पे सब कुछ नष्ट हो रहा है, इसके ऊपर प्रश्न उठ रहे हैं। भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में ना कभी, मैं बॉलीवुड की बात कर रहा हूं, ना कभी आर्ट था ना कभी आर्ट रहा है। ये तो प्रसिद्धि हुआ है कि कभी कोई टेरर के मामले में फंस गया, कहीं पे कोई आतंकवादी को प्रश्रय दे रहा है, कहीं पे कोई ड्रग के कहानियां निकल रही है, कहीं पे अश्लील ये काम कर रहे हैं, कहीं पे वो अब पॉर्न आर्टिस्ट को बुलाकर एक सड़क छाप, एक लुच्चा कोई आप लोगों का है, वो पॉर्न आर्टिस्ट को बुलाकर ऐड कर रहा है। तो ये तो गंदी नाली के कीड़े, इनके एक हम पिक्चर आई थी उसमें अमिताभ बच्चन जी का डायलॉग था, गंदी नाली के कीड़े, तो ये उन्हीं के ऊपर परिलक्षित होता है, इस इंडस्ट्री के ऊपर में। तो यहाँ के लोग नहीं चाहिए, समाज का व्यक्ति चाहिए, और इस इंडस्ट्री से भी लोग निकलने का प्रयास कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि इंडस्ट्री में सारे लोग खराब है, मगर एक जब दिशा एक इस प्रकार की हो जाती है, सिस्टम बन जाता है, तो जो अच्छा होता है उसको भी झक मार के सर्वाइव करने के लिए वैसा करना पड़ता है। तो बहुत लोग निकल रहे हैं, इससे निकले। हमें ओटीटी मैकेनिज्म ऐसा चाहिए कि जिसके भीतर में समाज का व्यक्ति रिप्रेजेंट करे। विशेष रूप से हिंदू समाज के ऊपर बार बार कुठाराघात किया जाता है। सत्य ये है कि सबसे अधिक यौन शोषण के जो समाचार विश्व भर में प्राप्त हुए हैं वो चर्च से भी प्राप्त हुए हैं, वो आपके दरगाहों और मदरसों से भी प्राप्त हुए हैं, पर यहां पर केवल हिंदू गुरुओं को ही विलेनाइज किया जाता है। तो इसी संजीव नेवर जी ने जिस प्रकार से हमारे सम्मुख के सारे विचार रखे हैं, तो हम न्यूज में तो देखते हैं कि बिल्ली पेड़ पर चढ़ गई तो न्यूज बन जाती है, या कुत्ता कहीं फंस गया तो न्यूज बन जाती है। परंतु इस प्रकार के उदाहरण जब हमारे सामने इस प्रकार के रखे जाते हैं तो इसकी न्यूज नहीं बनती। हिंदुओं के देवताओं के बारे में जो अश्लीलता के बारे में आपने सोचा या आपने नेवर जी ने हमें बताया, तो केवल हिंदू देवता ही नहीं, भारत माता की भी नंगी तस्वीरें बनाई इस भारत में बनाई गई है। आपने सुना होगा कि MF हुसैन ने भारत माता की नंगी तस्वीरें बनाई थी और उसके विरोध में फिर हिंदू जन जागृति समिति ने प्रखर आंदोलन किया
1250 से भी अधिक शिकायतें पुलिस में दर्ज की गई और आज तक वो मरने के बाद भी भारत में नहीं पहुंच पाया, वो भारत से भागना पड़ा उसको। तो हिंदू जब एकत्रित आते हैं तो किस प्रकार से एक आंदोलन खड़ा होता है, ये इसका उदाहरण है। वैसे जेम्स ऑफ बॉलीवुड के माध्यम से जो कार्य हो रहा है, तो आज जेम्स ऑफ बॉलीवुड की को फाउंडर स्वाति गोयल शर्मा जी यहाँ पर उपस्थित है। मैं उनका परिचय आपको करवा देता हूँ। आप स्वराज में वरिष्ठ संपादक हैं। आप बॉलीवुड को एक्सपोज करने वाले ट्विटर फ्रंट जेम्स ऑफ बॉलीवुड की सह संस्थापक और पाकिस्तानी हिंदुओं को न्याय देने के लिए कार्यरत संस्था सेवा न्याय उत्थान की सह संस्थापक भी है। आपने हिंदुस्तान टाइम्स और द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी भारत की प्रमुख समाचार एजेंसियों के लिए भी काम किया है। पत्रकारिता में कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट के क्षेत्र में आपका विशेष अनुभव रहा है। आपको पत्रकारिता के क्षेत्र में अनेक सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। मैं आपसे विनती करता हूं कि हमारा मार्गदर्शन करें।